Hello, bankers. Welcome to learning sessions. I'm Himanshi Malik, and this is your video question series on international trade finance. आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1.2 के क्वेश्चंस. चैप्टर 1.2 इज अबाउट WTO एंड ट्रेड ब्लॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इन चैप्टर के थ्रू आपको क्या होगा, जो आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है उसकी एक तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा कंसेप्ट, प्लस आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फाउंडेशनल रोल ऑफ WTO इन promoting international trade post GATT, especially for developing countries. तो WTO से पहले हमें मालूम है कि पहले क्या था, जस्ट गैट था, जो कि गुड्स के ऊपर टैरिफ के साथ डील करता था मेनली इंटरनेशनल ट्रेड में. बट देन उन्होंने क्या किया, फर्दर मीटिंग्स करके WTO को एस्टैब्लिश किया गया था. तो उन्होंने क्या पूछा है कि WTO का फाउंडेशनल रोल क्या है, ये हमें बताना है. किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है WTO इन्फोर्स करता है डोमेस्टिक ट्रेड रूल्स थ्रू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. नंबर 2, इट ऑपरेट्स विदाउट रिक्वायरिंग नेशन लेवल रेटिफिकेशन. नंबर 3, ये क्या करता है, अ फोरम बेस्ड नेगोशिएटेड अग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोवाइड करता है. एंड नंबर 4 क्या है, WTO फंक्शंस प्राइमरीली एज अ कस्टम टैरिफ सेटिंग एजेंसी. तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर या ऑप्शन कौन सा है, दैट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ WTO. अब WTO का काम क्या है? क्या आपको याद है, जब हमने WTO का चैप्टर पढ़ा था तो हमने WTO का रोल डिस्कस किया था, राइट? तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्यों बनाया गया है, ताकि नेशंस की आपस में क्या हो सके, एग्रीमेंट्स हो सके, राइट? एग्रीमेंट्स आपस में करके वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके. प्लस ये क्या करता है, आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या सेटलमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. तो दैट इज द मेन थिंग इट इज डूइंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए. जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा वैसे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. कि WTO का काम क्या है, याद रखना, हमने एग्रीमेंट्स देनी, प्रोवाइड करनी, नेगोशिएट करनी, प्लस सेटलमेंट करवानी, किसकी, डिस्प्यूट्स की. ओके, इसका डोमेस्टिक ट्रेड रूल्स को इन्फोर्स कराने का काम नहीं है. नेशन लेवल रेटिफिकेशन के बिना नहीं चल सकता, नेशंस अग्री करेंगे तभी चलेगा, राइट? देन लास्ट क्या है कि इट इज एक्ट एज अ कस्टम टैरिफ सेटिंग एजेंसी. WTO का रोल इज फार मोर एक्सप्लोर्ड एंड एक्सपेंडेड देन जस्ट टैरिफ सेटिंग. तो ये चीज भी सही नहीं है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The 1997 agreement involving 69 government to liberalize telecommunication services signified what? तो 1997 में WTO के अंदर एक अग्रीमेंट हुई थी जिसमें 69 कंट्रीज की गवर्नमेंट इंक्लूडेड थी. उन्होंने क्या बोला था कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को क्या किया जाए, लिबरलाइज किया जाए, मोर फ्रीली दे शुड बी ट्रेडेड, राइट? तो उस डिस्कशन के ऊपर, उस अग्रीमेंट के बाद मेनली क्या हुआ? सो ऑप्शन है 1, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिप्स टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज, an extended outcome of Uruguay round before its formal closure, a reversal of GATT principles on non-tariff barriers, या फिर formal inclusion of GATTs into WTO legal text. तो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि WTO के अंदर 3 तरह के एग्रीमेंट्स अब मेनली चलती हैं, जो आप कह लो कि 3 ट्रेड्स को वो प्रमोट करती हैं. फर्स्ट वी हैव GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दिस डील्स विद गुड्स. देन वी हैव गैट्स, ये डील करता है सर्विसेज के ऊपर. देन वी हैव ट्रिप्स, ये किससे डील करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, राइट? तो ये तीनों एरियाज कवर करते हैं WTO के अंदर. और ये आना कब से स्टार्ट हुआ था? जब 1997 की मीटिंग हुई थी यूरुग्वाई राउंड की. बट क्या उसके बाद ट्रिप्स या गैट्स फॉर्म हुआ? नहीं. उसके बाद क्या मिला इसको, एक एक्सटेंडेड आउटकम बना था. लाइक मीटिंग एक अलग इंटेंशन से शुरू हुई, बट उसका एक्सटेंडेड आउटकम क्या बन गया कि
हम इस चीज पे भी फोकस करने वाले हैं, राइट। सो ऑप्शन करेक्ट क्या है, बी। इस मीटिंग के बाद डायरेक्टली ट्रिप्स नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, ना ही गैट्स को लाया गया था, और ना ही हमने कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स वाले प्रिंसिपल को रिवर्स किया था इसमें। गॉट इट। नाउ question number 3, what distinguishes WTO's dispute resolution mechanism from earlier GATT era processes? तो WTO की जो dispute resolution mechanism है वो GATT से किस तरह से different है? so correct answer क्या है इसका? गैट में हम मेनली क्या कर रहे थे, टैरिफ के ऊपर ही डील कर रहे थे, इतना ज़्यादा हमारे पास पावर नहीं थी इन्फोर्समेंट को लेकर, हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा रूल्स एंड स्ट्रक्चर नहीं था जो कि WTO के अंदर हमारे पास है, वी हैव द पावर। ओके, सो ऑप्शन है इट ऑपरेट्स आउटसाइड जिनीवा टू अवॉइड पॉलिटिकल बायस। नाउ व्हाई इज जिनीवा इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर WTO क्या है, लोकेटेड है। ओके, मेन इसका हेडक्वार्टर, एंड it is enforceable and binding through structured rules. It excludes developing country to reduce delay, or it gives veto power to the losing country. करेक्ट आंसर क्या है अब WTO के अंदर, कि WTO में जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि WTO फिर जो फाइनल डिसीजन लेगा वो कंट्रीज को मानना ही पड़ेगा, वो पार्टीज को उस चीज पे अग्री करना ही पड़ेगा। इट इज इन्फोर्सेबल एंड बाइंडिंग, आपको लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी उस चीज को फॉलो करने की, तो इस वजह से ये बेटर है फ्रॉम द गैट एरा प्रोसेस। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर WTO मेक्स इट्स रूटीन डिसीजंस थ्रू व्हाट? रूटीन डिसीजंस वो किस तरह से लेता है? नंबर 1, प्लेनरी सेशंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट। नंबर 2, सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग, और डे टू डे मीटिंग्स ऑफ जनरल काउंसिल इन जिनीवा, और एनुअल कंट्री वाइज रेफरेंडम्स। किस तरह से वो अपने रूटीन के डिसीजंस लेता है? तो रूटीन के डिसीजन क्या से लेगा वो, क्या ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट? करेक्ट आंसर इज व्हाट, डे टू डे मीटिंग्स करके इन द जनरल काउंसिल ऑफ द जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल किसका? WTO का, जो कि कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, सो वहां से वो अपने डे टू डे रूटीन डिसीजन लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ DDA, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, ये इसका मेन डिस्क्रिप्शन क्या है? क्या आपको याद है कि ये क्यों बनाया गया था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दुबई, राइट। किसके लिए बनाया गया था? ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, WTO जो है वो फोकस कर रहा था सारी कंट्रीज को डेवलप करने में, बट वहां पर फिर भी डेवलपिंग नेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करी जा रही थी, उन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा था। सो DDA वॉज फॉर्म्ड किस लिए? ताकि हम उन चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस कर पाए। ठीक है, दो मेन डिस्क्रिप्शन क्या है? अ ट्रीटी फोकस सोलली ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ, नो इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस टैरिफ, और अ ब्रॉडर एजेंडा इनिशिएटेड टू एड्रेस डेवलपमेंटल challenges of poorer nations, a regional bloc formed by Middle Eastern countries for oil trade, or a G7 economic policy focusing on currency exchange rate. So it was not for oil trade, it was not for currency exchange rate, it was made to address what? Developmental challenges of poorer nations. Okay, so option B is correct. नाउ WTO क्या इंश्योर करता है? ट्रेड एंड ट्रांसपेरेंसी किस तरह से वो इंश्योर करते हैं? मैंडेटिंग सर्वेलेंस विजिट्स टू कंट्री, मतलब कंट्रीज में जा के सर्वेलेंस करना, इससे करते हैं, या फिर पब्लिशिंग ट्रेड रिलेटेड बजट्स ऑफ मेंबर नेशंस, रिक्वायरिंग कंट्रीज टू नोटिफाई एंड पब्लिश देयर ट्रेड लॉज एंड मेजर्स, और अलाउिंग एनी डेवलप्ड कंट्री टू सेट ट्रेड पॉलिसी बेंचमार्क। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो क्या करेंगे? सारे कंट्रीज को बताएंगे कि आप अपने लॉस के बारे में हमें क्या करो, नोटिफाई करो कि आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then, the principle of most favored nation primarily entails what? WTO के अंदर एक
प्रिंसिपल है दैट इज ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो उसमें वो क्या करना चाहते हैं बेसिकली कि सबके साथ क्या हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO कि हमने इक्वल ट्रीटमेंट करना है सबका, किसी को भी फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल मोस्ट फेवर्ड नेशंस। ओके, तो अब तक हमने WTO के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, दैट एक तो ये अपनी डे टू डे मीटिंग्स कैसे करता है, सेकंड हमने पढ़ लिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस का क्या मीनिंग है, थर्ड ट्रांसपेरेंसी किस तरह से इंश्योर करता है। तो ऐसी चीज़ें आपने याद रखनी है, पॉइंटर्स अपने माइंड में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है विच WTO एग्रीमेंट प्राइमरली गवर्न्स क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस और बैंकिंग। तो जब सर्विसेज की बात हो रही है तो सर्विसेज के साथ डील करने वाली कौन सी एग्रीमेंट है, रिमेंबर तीन एग्रीमेंट थी, गैट, ट्रिप्स और गैट्स। तो ये था फॉर गुड्स, दिस वाज फॉर सर्विस एंड दिस वाज फॉर IP। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तीन ही थी, SPS कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, now, question number 9. How does WTO aim to uplift weaker nations through its trade mechanism? वो weaker nations को किस तरह से uplift करना चाहता है? So, by exempting them from all WTO rules, or by facilitating special and differential treatment under trade rules, or allowing trade protectionism, या फिर focusing solely on dispute resolution. Dispute resolution पे solely focus तो नहीं है WTO का, ना ही वो किसी भी कंट्री को पूरी तरह एग्जाम्प्ट करता है, बट दे डू प्रोवाइड व्हाट, दे डू प्रोवाइड स्पेशल या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर ट्रेड रूल्स, ताकि जो नेशंस को पहले एडवांटेज नहीं था अब वो ज़्यादा ग्रो कर पाए। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, बिकॉज वी फॉलो व्हाट, वी फॉलो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, दैट हम क्या करने वाले हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने वाले हैं, एंड जिनको सपोर्ट चाहिए उनको सपोर्ट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे। ओके, now, question number 10. The primary reason behind Uruguay round leading to WTO formation was what? तो WTO formation क्यों हुई? Because हमने पहले भी डिस्कस किया कि गैट जो था that was primarily focusing on tax and tariff rate, right? उसके अलावा भी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए था, कंट्रीज को स्पेशल सपोर्ट चाहिए था, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए हमें। सो नेगोशिएशन को टैरिफ कट से आगे लेकर जाने के लिए और सर्विसेज एंड IP राइट्स को भी इंक्लूड करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में WTO की फॉर्मेशन करी गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the WTO encouragement of rule based trade helps in what? WTO जब आया तो उसके बाद हमने क्या किया, we made रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, एंड उससे बेसिकली क्या हुआ है कि जो ट्रेड की अनसर्टेनिटी थी वो कम हुई है, एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन हम बेटर ले रहे हैं, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिमाइजिंग ट्रेड अनसर्टेनिटी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजंस। नेक्स्ट, WTO's कवरेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉल्स अंडर व्हाट? तो कौन से एग्रीमेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं? आंसर इज ट्रिप्स, राइट? इसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। क्वेश्चन 13, अ की डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऑफ WTO फ्रॉम गैट इज व्हाट? तो गैट क्या था, मेनली डील कर रहा है किससे, गुड्स के साथ, बट WTO में हम जो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग IP राइट्स, राइट? तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। Then, tariff-free trade in IT product concluded by 40 government in 1997 under WTO shows what? तो WTO जब फॉर्म हुआ था 1997 के अंदर, तो कुछ कंट्रीज ने उन्होंने क्या किया, IT ट्रेड को, IT प्रोडक्ट को टैरिफ फ्री ट्रेड में इंक्लूड किया था। तो उससे किस डायरेक्शन में गए हम, किस डायरेक्शन में जाने लगे, वी स्टार्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ WTO बियॉन्ड द कन्वेंशनल गुड्स, ठीक है? पहले क्या था कि सिर्फ गुड्स पे डील कर रहे थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल गुड्स से आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। WTO's ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइमरली बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज बाय? WTO के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डेवलपिंग कंट्री को किस तरह मदद करते हैं? फाइन इम्पोज करके, या
उनमें नेगोशिएशन और कंप्लायंस की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं या लोकल इंडस्ट्री को एलिमिनेट कर देते हैं, और रिप्लेसिंग नेशन ट्रेड मिनिस्ट्री। तो ना तो वो कोई कंट्री की नेशन में पॉलिटिक्स में कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, ना ही लोकल इंडस्ट्री को नुकसान कर रहे हैं, ना ही फाइन्स लगा रहे हैं सब्सिडी पे, बट दे आर डूइंग व्हाट, दे आर बिल्डिंग नेगोशिएशन एंड कंप्लायंस कैपेसिटी थ्रू ट्रेनिंग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन 16, WTO's एग्रीमेंट बिकम इनफोर्सिबल इन अ कंट्री व्हेन। तो सबसे पहले क्या होता है, WTO के अंदर एक एग्रीमेंट होती है जिसमें सारी कंट्रीज आके अपना डिस्कस करके एक सेशन बैठ के एक एग्रीमेंट हो गया। नाउ आफ्टर दैट एग्रीमेंट वो इन्फोर्सिबल कब होगी, जब वो पर्टिकुलर कंट्री अपने नेशन के अंदर उस चीज़ को, अपने पार्लियामेंट के अंदर उसको रेटिफाई कर लेगी, अप्रूव कर लेगी। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, दे आर साइंड बाय ऑल EU नेशंस, और दे आर अप्रूव्ड बाय IMF, रेटिफाइड बाय कंट्रीज पार्लियामेंट, और वोटेड इन WTO's जनरल काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पास होने के बाद कंट्री अपने पार्लियामेंट में उसको रेटिफाई करेगी, तभी वो उस कंट्री में इन्फोर्सिबल होगा। Question 17. One of the foundational effect of WTO-led trade liberalization is reduction in customer choices. क्या WTO ने जो ट्रेड लिबरलाइज किया उससे कस्टमर की चॉइस कम हुई है? और रिस्ट्रिक्शन ऑफ रॉ मटेरियल ट्रेड, क्या हमने रॉ मटेरियल के ट्रेड को छेड़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। सिक्योर एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, क्या हम अब बेटर वे में इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, कहीं से भी गुड्स या सर्विसेज ले सकते हैं? यस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल टैरिफ फॉर ऑल कंट्री, क्या सारी कंट्रीज में टैरिफ एक ही कर दिया? वो भी चीज गलत है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question 18. WTO's agreement structure allows nations to opt out of MFN clause in। जो MFN का क्लोज है WTO के पास, उसमें से ऑप्ट आउट करने के लिए कंट्रीज को क्या करना पड़ता है? कंट्रीज को अपनी जो भी गैट्स की लिस्ट होती है, राइट, उस शेड्यूल में बताना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी जो सर्विसेज हैं दैट आर इंक्लूडेड इन MFN, एंड ऐसे वो इन्फॉर्म करके वो उससे क्या कर सकते हैं, उन सेक्टर से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, so the correct answer is sector explicitly listed in country specific commitments. Okay, option number B. 19. A key reason WTO facilitate trade policy review is to। वो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू क्यों करता है? नंबर 1, मॉनेटरी फाइन लगाने के लिए, या कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखने के लिए, या फिर फिजिकल बजट अप्रूव करने के लिए। WTO का काम बजट बनाना भी नहीं है, ना ही किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपका एक्सपोर्ट से कितना पैसा आया, इम्पोर्ट से कितना गया, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एंड फाइन्स लगाना भी काम नहीं है। इसका मेन काम क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ट्रेड जब आप कर रहे हो, एंड कंप्लायंस होती रहे अच्छे से रूल्स की। देन WTO स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इंक्लूड व्हाट। तो स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या हम दे रहे हैं? लॉन्गर टाइम फ्रेम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वेवर ऑफ ऑल टैरिफ, नॉन इन्फोर्सिबल ड्यू डिस्प्यूट मैकेनिज्म, और ऑटोमेटिक एक्सेस टू ऑल गैट बेनिफिट्स। नाउ नॉन इन्फोर्सिबल डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या है कि हमने जो डिस्प्यूट में डिसीजन लिया वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ना ही हम आपको सारे टैरिफ से वेव कर रहे हैं, ना ही हम सारे आपको बेनिफिट ऑटोमेटिकली दे रहे हैं। जस्ट कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी रूल्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, next is question number 21. The term rule based trading system under WTO implies what? तो rule based trading system की जब हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? So options are, option A is fixed tariff for all members, option B discretionary policy making, option C legal framework guiding trade based on negotiated agreement, या option D power centric इकोनॉमिक कंट्रोल। तो WTO के बारे में हमने अभी यही समझा है कि सबसे पहले क्या होंगी, एग्रीमेंट्स होंगी, एंड उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए पहले तो कंट्रीज को उसको रेटिफाई करना होगा, प्लस उन एग्रीमेंट्स के रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, उसको एक लीगल स्ट्रक्चर देंगे, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। सो दैट इज व्हाट रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ WTO इज। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है हमारा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी। Question 22. How does WTO encourage cooperation with other global bodies? बाकी global bodies के साथ cooperation किस तरह से encourage करता है WTO?
So, through military, joint military exercises, by integrating UN charters into its rules, or via economic forums and training program with international organization, or reducing funding for non-members. तो WTO क्या करता है, इकोनॉमिक फॉरम्स से या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करता है. ओके. Now, question number 23, which of the following was not a focus of the DDA? तो DDA का मेन फोकस क्या था कि हमने डेवलपिंग नेशंस के के मेन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना, उसका सोल्यूशन लेकर आना है. सो विच वॉज नॉट अ फोकस, अब इनमें से क्या नहीं है फोकस? कंपटीशन पॉलिसी, ट्रेड फैसिलिटेशन, क्रॉस बॉर्डर डिफेंस प्रोक्योरमेंट और नॉन एग्रीकल्चरल टैरिफ. कंपटीशन पॉलिसी इज ट्रू कि हम चाहते हैं कंपटीशन फेयर हो, राइट, ट्रेड फैसिलिटेट किया जाए, नॉन एग्रीकल्चरल टैरिफ उनको मिले, बढ़िया, ठीक है. लेकिन क्रॉस बॉर्डर डिफेंस प्रोक्योरमेंट इसका एक पर्पस नहीं है, हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं मेनली. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then we have question number 24. WTO's agreement on agricultural goods typically include what? तो जो एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर है उसमें क्या, किस तरह की एग्रीमेंट में चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो हम बेसिकली गैट में क्या फिक्स कर रहे हैं? टैरिफ, राइट. कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में कितना टैरिफ है. प्लस एग्रीकल्चर गुड्स में स्पेसिफिकली हम डिसाइड करते हैं कोटास की कितनी क्वांटिटी तक हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे किस कंट्री से, या ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं. सो मिक्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा इज द करेक्ट आंसर हेयर. ओके. Then question 25, WTO functions as a platform for global trade by what? तो एक ग्लोबल ट्रेड का प्लेटफॉर्म वो किस तरह से है? सबसे पहले तो वो एग्रीमेंट्स करवा रहे हैं. सेकंड, वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा रहे हैं. थर्ड, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं नेशंस को डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं. रूल बेस्ड उन्होंने आपको वो दे दिया ट्रेड सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें WTO कर रहा है ग्लोबल ट्रेड का एक प्लेटफॉर्म बनने के लिए, ठीक है. तो हमारे ये चीज़ों के साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेंट्रलाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाना, नहीं. ऑफरिंग अ नेगोशिएशन फोरम फॉर एग्रीमेंट्स एंड इंश्योरिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो ये तो हो गया, ठीक है ना. अब बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. रिप्लेसिंग नेशनल कस्टम अथॉरिटी, उनको रिप्लेस नहीं कर रहे, ना ही मैंडेटिंग यूनिफॉर्म टैक्स रजीम. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन 26, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग WTO's मिनिस्ट्रियल स्ट्रक्चर, उसकी मिनिस्ट्री किस तरह से मिलती है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट्स एनुअली, जनरल काउंसिल हैंडल डेली डिसीजन एट जिनेवा, all agreement are signed and implemented directly by WTO, and ministerial conference is held once every 2 years or more. तो सबसे पहली चीज, जो एग्रीमेंट्स होते हैं WTO में, वो क्या करते हैं, सारे नेशन साइन करते हैं, राइट. तो सिर्फ WTO साइन करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. देन डे टू डे डिसीजंस के लिए जनरल काउंसिल मिलती है, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट. अब आते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग. तो ये पॉइंट याद रख लो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जो होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है, ना कि हर साल में एक बार. ओके. सो ऑप्शन बी एंड डी आर योर करेक्ट आंसर. नाउ question number 27, which of the following correctly represent WTO's coverage under its agreement? हमने देखा था कि 3 मेन एग्रीमेंट है, उसमें क्या क्या कवर होता है. गुड्स आर गवर्न अंडर गैट, इज दिस करेक्ट? यस. सर्विसेज आर अंडर ट्रिप्स, क्या ये सही है? नहीं, ट्रिप्स के अंदर तो आईपी था, तो ये गलत हो गया. आईपी आर गवर्न अंडर गैट्स, नो. आईपी किसके अंदर है? ट्रिप्स के अंदर है. एग्रीकल्चर गुड्स आर गवर्नड ओनली अंडर ट्रिप्स, नो, बिकॉज ट्रिप्स में क्या है, आईपी ही है. एग्रीकल्चर गुड्स आईपी में नहीं आते. तो करेक्ट आंसर इज ए ओनली. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 और सर 28. हमने बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है. WTO's origin traces to 1947. Is this correct? No, 1997 में जो हुआ उसके बाद WTO की फॉर्मेशन हुई. Uruguay round lasted from 1986 to 1994. Correct. WTO currently has 190 members. True. WTO agreement includes trade, services and IP. That is also true. तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए हमारे? B, C and D. Okay. So कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इनकरेक्ट बताना है हमें.
तो इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। कट। सो क्वेश्चन 28 है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डब्ल्यूटीओ का रीजन 1947 में हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। 1947 में गैट था तब से, ठीक है। यूरुग्वे राउंड लास्टेड फ्रॉम 1986 टू 1994, ट्रू। डब्ल्यूटीओ के करंटली 190 मेंबर्स हैं, ये इनकरेक्ट है। करंटली 164 के अराउंड कंट्रीज मेंबर हैं। एंड डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट इंक्लूड ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड आईपी इज ऑल्सो ट्रू। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड सी, सो आंसर इज सी, ठीक है। Then we have question number 29. Which of the following countries matched, which of the following are correctly matched pairs based on WTO function? तो ट्रेड नेगोशिएशन में हम फोरम फॉर डायलॉग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। डिस्प्यूट हैंडलिंग में एडजुडिकेशन ऑफ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर हम जजमेंट दे रहे हैं, करेक्ट। टैरिफ सेटिंग फिक्स्ड बाय डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट, क्या टैरिफ डब्ल्यूटीओ के मिनिस्ट्री के लोग सेट कर रहे हैं या कंट्रीज खुद डिसाइड कर रही हैं, आपस में नेगोशिएट कर रही हैं? कंट्रीज नेगोशिएट कर रही हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री, ये हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन करेक्ट है ए, बी एंड डी। ओके, then last question for this, which of the following are not core principles of WTO trade agreement? तो जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके कोर प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, रेसिप्रोसिटी इन कमिटमेंट, जो कमिटमेंट हुई है एक कंट्री कर रही है उसको आप रेसिप्रोकेट करोगे, दैट इज ट्रू, ये करेक्ट है प्रिंसिपल। ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिसी एक्शन, ट्रू, आप अपनी कंट्री के ट्रेड लॉज एंड पॉलिसीज बताओगे, है ना। देन प्रेफरेंशियल एक्सेस टू रीजनल ब्लॉक, क्या हम डब्ल्यूटीओ में किसी को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, तो कोई भी प्रेफरेंशियल एक्सेस किसी भी रीजनल ब्लॉक को नहीं दिया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यस, ताकि उनको क्या मिले, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज मिले। सो ऑप्शन ए, बी एंड डी आर प्रिंसिपल्स, एंड कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया। सो दिस वॉज अबाउट WTO। हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं WTO के बारे में, आपको जो जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए थी। आप क्विकली क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को फिर से गो थ्रू करके यू कैन जस्ट रिमेंबर द मेन पॉइंट्स, ताकि अगर ऐसा कुछ पेपर में आ जाए आपको पॉइंट याद रहे। बट वन थिंग टू रिमेंबर, कभी भी ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे मैं क्वेश्चन लर्न कर लूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ऑलवेज सी कि हाँ ये पॉइंट था, ये मुझे मालूम नहीं था, नोट इट डाउन समवेयर जहाँ पर आप अपनी रिवीजन करने वाले हो, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपका क्विक कवर भी हो पाए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन अदर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।